हेलो फ्रेंड्स, वी फिफ्थ सेमेस्टर ज्योग्राफी पेपर 1 बेसिक ऑफ रिमोट सेंसिंग एट GIS का हम लोग लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन है GIS के उपयोग पर टिप्पणी के लिए। GIS का उपयोग पढ़ने से पहले आपको बता दूं GIS की फुल फॉर्म क्या होती है। GIS की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या होती है? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसे हिंदी में कहा जाता है भौगोलिक सूचना तंत्र। क्या कहा जाता है? भौगोलिक सूचना तंत्र। GIS की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे हिंदी में भौगोलिक सूचना तंत्र कहा जाता है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। GIS के उपयोग पर टिप्पणी कीजिए। आप लोग बता दें GIS जो होता है सरकारी कार्यों के लिए होता है। जैसे सरकारी कार्य बहुत सारे कार्य होते हैं, उनके बेहतर निर्णय लेने में जो कार्य किए जाते हैं, किस तरह से उसमें निर्णय लेना है और उन कार्यों के करने के लिए जो लागत लगती है किस तरह से उनकी बचत की जा सकती है, इस तरह से अनेक उपयोग है इनके। देखते हैं GIS के उपयोग पर टिप्पणी कीजिए। पहला, सरकारी कार्यों के लिए बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। GIS जो है सरकारी कार्यों के लिए बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में प्रयोग में लाया जाता है। तीसरा, बेहतर निर्णय लेने के कारण लागत में बचत करने में मदद करता है। पहला, सरकारी कार्यों के लिए बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। उसके बाद बेहतर निर्णय लेने के कारण लागत में बचत करने में मदद करता है। और दूसरा क्या था? प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में प्रयोग में लाया जाता है। और लास्ट, जनसांख्यिकीय परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाने में मदद करता है। फिर से एक बार देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। GIS का उपयोग सरकारी कार्यों के बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में प्रयोग में लाया जाता है। बेहतर निर्णय लेने के कारण लागत में बचत करने में मदद करता है। जनसांख्यिकीय परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाने में मदद करता है। आगे देखेंगे, आपराधिक मामलों के अन्वेषण में मदद करता है GIS। और आगे देखेंगे, कराच्छादन, नगरीय सेवाओं, जल वितरण प्रणालियां, राजस्व सेवाएं, अवस्थापना सुविधाओं, निकाय की संपत्तियों को चिन्हीकरण आदि में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है GIS के लाभ। GIS की फुल फॉर्म क्या होती है? अभी आपको बताया, आप लोग इसको याद कर लें। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हिंदी में कहा जाता है भौगोलिक सूचना तंत्र। अब क्वेश्चन देखते हैं GIS के लाभ क्या है। GIS के लाभ: कम लागत और समय में कार्य को पूर्ण किया जा सकता है। GIS के लाभ होते हैं कम लागत और कम समय में कार्य को कंप्लीट किया जा सकता है, पूर्ण किया जा सकता है। दूसरा, चित्रों के साथ एक बड़े क्षेत्र के नक्शे को तैयार किया जा सकता है। अर्थात इसका मतलब है मैप का निर्माण किया जा सकता है, क्योंकि भौगोलिक सूचना तंत्र हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो उसी में बताया जा रहा है चित्रों के माध्यम से एक बड़े क्षेत्र के नक्शे को तैयार किया जा सकता है, अर्थात मैप का निर्माण किया जा सकता है। तीसरा, एक बड़े क्षेत्र की विभिन्न विशिष्टताओं, संरचनाओं तथा प्राकृतिक संसाधनों को एक नज़र में देखा जा सकता है। जब मैप का निर्माण कर दिया जाएगा, मैप में सब एक तरह से सब उसमें बना दिया जाएगा, अलग अलग इस तरह से, कहीं पे सड़कें हो गई, कहीं पे प्राकृतिक चीज़ें हो गई, इस तरह से जब निर्माण कर दिया जाएगा तो एक बड़े क्षेत्र के नक्शे में उनकी विशेषताओं, संरचनाओं, प्राकृतिक संसाधनों को एक नज़र में देख सकते हैं। अगला है, दुर्गम क्षेत्रों को भी कम समय में आच्छादित किया जा सकता है। पांचवा, प्रणाली विकसित हो जाने के पश्चात इसका उपयोग समानता सभी के द्वारा अल्प अवधि के प्रशिक्षण के उपरांत सुगमता से किया जा सकता है। तो वही बात आती है, जब मैप का निर्माण कर दिया जाएगा, मैप का निर्माण इसी पार्ट वाइज किया जाएगा, सभी चीज़ें यहाँ पे आएगी, प्राकृतिक चीज़ें, संसाधनें हो गई, इस तरह से जब आएगा तो उसमें क्या होगा, अल्प अवधि के प्रशिक्षण के उपरांत सुगमता से देखा जा सकता है। अल्प अवधि में ही सारी चीज़ें अल्प अवधि में ही एक नज़र में देख सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे बताइए, एक बार फिर से देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है GIS के लाभ। पहला, कम लागत और समय में कार्य को कंप्लीट किया जा सकता है। दूसरा, चित्रों के साथ एक बड़े क्षेत्र के नक्शे को तैयार किया जा सकता है। तीसरा, एक बड़े क्षेत्र की विभिन्न विशेषताओं, फीचर्स, संरचनाओं तथा प्राकृतिक संसाधनों को एक नज़र में देखा जा सकता है। चौथा है, दुर्गम क्षेत्रों को भी कम समय में आच्छादित किया जा सकता है। पांचवा, प्रणाली विकसित हो जाने के पश्चात इसका उपयोग समानता विधि के द्वारा अल्प अवधि के प्रशिक्षण के उपरांत सुगमता से किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है,
दूर संवेदन के लाभ बताइए। आप लोगों को बता दूं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूर संवेदन के लाभ। दूर संवेदन तकनीक के विकास से निम्नलिखित लाभ हुए हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से लाभ हुए हैं। पहला है, किसी बड़े यंत्र का विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है। ये दूर संवेदन जो होता है किसी बड़े यंत्र का विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, आपकी आंखें होती हैं, आप लोग देखते हैं तो वो भी एक दूर संवेदन का कार्य करती हैं। दूर संवेदन है क्योंकि हम लोग जब आंखों से देखते हैं वहाँ के चित्र जो है हमारी आंखों पे बन जाते हैं। दूर संवेदन यह किसी बड़े यंत्र का विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है। दूसरा है, यह समय आधार रेखा पर विश्वसनीय तथा वास्तविक अथवा लगभग वास्तविक सूचनाएं प्रदान करता है। अर्थात जो हमारे सामने होता है, जिस चीज़ को हम लोग जिस केंद्र को देख रहे होते हैं, वही हमारे आंखों में, हमारे दृश्य में क्या होता है, एक सूचनाएं प्रदान करता है। इसीलिए बताया गया है, यह समय आधार रेखा व विश्वसनीय तथा वास्तविक लगभग वास्तविक सूचनाएं प्रदान करता है। तीसरा है, भूमि सर्वेक्षण की अपेक्षा कम खर्चीली है और इससे सूचनाएं शीघ्र ही एकत्र हो जाती हैं। चौथा है, दृष्टिगोचर तथा डिजिटल व्याख्या के लिए क्रमशः सदृश तथा डिजिटल आंकड़े प्रदान करता है। आगे देखेंगे, पांचवा पॉइंट है दूर संवेदन के लाभ के। यह किसी भी यंत्र के ऊपर कई बार गुजरता है जिससे चित्रों की पुनरावृत्ति होती है। इससे समयानुसार होने वाले परिवर्तनों को समझने में सहायता मिलती है। जैसे कि आप फिर से समझ सकते हैं, किसी वस्तु को बार बार देखेंगे, किसी वस्तु के ऊपर कई बार गुजरता है, चित्रों की पुनरावृत्ति होती है, उसकी अलग अलग पुनरावृत्ति होती है जिससे समयानुसार होने वाले परिवर्तनों को समझ सकते हैं। उसमें कौन से परिवर्तन हो रहे हैं, एक सेकंड में, एक मिनट में इसमें क्या परिवर्तन हुआ है, सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं। छठा पॉइंट है, इस पर खराब मौसम और दुर्गम भूमि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फील्ड सर्वे के बिना भूतल एवं ऊपरी तलों को उपग्रह चित्र के माध्यम से कैसे देखा जा सकता है, इसे कहा गया है। तो आप लोगों को सबसे पहले बता दूं, फील्ड सर्वे के बिना भूतल एवं ऊपरी तलों को 3D व्यू के माध्यम से देख सकते हैं। इसके माध्यम से देख सकते हैं, 3D व्यू का निर्माण करके इस फील्ड सर्वे के बिना भूतल एवं ऊपरी तलों को देख सकते हैं। और आप लोगों को बता दूं, इस व्यू को जनरेट करने के लिए हमें अतिरिक्त डाटा की जरूरत होती है। अतिरिक्त मैंने प्लस बना दिया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डाटा की जरूरत पड़ती है, जो कि वर्तमान समय में ड्रोन के माध्यम से एकत्रित की जाती है। किसके माध्यम से एकत्रित की जाती है? ड्रोन के माध्यम से एकत्रित की जाती है। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्या है, फील्ड सर्वे के बिना भूतल एवं ऊपरी तलों को उपग्रह चित्र के माध्यम से कैसे देखा जाता है, स्पष्ट कीजिए। त्रिआयामी 3D व्यू का निर्माण करके हम इस फील्ड सर्वे के बिना भूतल एवं ऊपरी तलों को देख सकते हैं, परंतु हमें इस व्यू को जनरेट करने के लिए अतिरिक्त डेटा की जरूरत पड़ती है, जो कि वर्तमान समय में ड्रोन के माध्यम से एकत्रित की जा रही है। इस डेटा में किसी एक स्थान के भाग को दो अलग अलग कोणों से एकत्रित किया जाता है। इस डेटा में किसी एक स्थान के भाग को दो अलग अलग कोणों से एकत्रित किया जाता है, जिससे कि उस स्थान का 60% हिस्सा प्राप्त हुई अलग अलग इमेज में एक ही होता है। जैसे इस तरह से दोनों में उतना ही इमेज दिखाई देगा, इधर होगा और इधर होगा, 60% दोनों तरफ हिस्सा होगा जो एक ही होगा। इस प्रकार से एकत्र की गई तस्वीरों का सॉफ्टवेयर की सहायता से स्टीरियो विजन का निर्माण करते हैं और भूतल एवं ऊपरी तलों को देख सकते हैं। फिर से देखेंगे एक बार, फील्ड सर्वे के नाम भूतल एवं ऊपरी तलों को उपग्रह चित्र के माध्यम से कैसे देखा जाता है। त्रिआयामी 3D व्यू का निर्माण करके इस फील्ड सर्वे के बिना भूतल एवं ऊपरी तलों को भी देख सकते हैं, परंतु हमें इस व्यू को जनरेट करने के लिए अतिरिक्त डेटा की जरूरत पड़ती है, जो वर्तमान समय में ड्रोन के माध्यम से एकत्रित की जा रही है। इस डेटा में किसी एक स्थान के भाग को दो अलग अलग कोणों से एकत्रित किया जाता है, जिससे कि उस स्थान का 60% हिस्सा प्राप्त हुई अलग अलग इमेज में एक ही होता है। इस प्रकार से एकत्र की गई तस्वीरों का सॉफ्टवेयर की सहायता से स्टीरियो विजन का निर्माण करते हैं और ऊपरी एवं भूतल एवं ऊपरी तलों को देख सकते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। आपको बता दूं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जीआईएस नक्शे में लैरिक्स का क्या अर्थ होता है और इसका क्या लाभ है। जीआईएस नक्शे में बहुत सारी सूचनाएं सुरक्षित रखी जा सकती हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, जीआईएस की फुल फॉर्म क्या होती है? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे हिंदी में कहा जाता है भौगोलिक सूचना तंत्र। अर्थात भौगोलिक सूचना तंत्र में के नक्शे में बहुत सारी सूचनाएं सुरक्षित रखी जा सकती हैं। व्यवहारिक प्रयोग में सामान्यतः एक समय में एक अथवा दो सूचनाओं की ही आवश्यकता होती है। अतः यदि नक्शे का प्रयोग किया जाता है जिसमें सारी सूचनाएं हो, तो जिस विषय
हेतु नक्शे का अध्ययन उस समय किया जा रहा होता है उसका परीक्षण अत्यंत कठिन हो जाता है। अतः अलग अलग तरह की सूचनाएं अलग अलग लेरिक्स में एकत्रित की जा सकती हैं और आवश्यकता अनुसार एक अथवा एक से अधिक लेरिक्स को मर्ज करके देखा जा सकता है। उदाहरण, एक लेयर में शहर की सड़कें हो सकती हैं, दूसरी लेयर में पाइपलाइन, तीसरी लेयर में ड्रेनेज नाले, चौथे में आवासीय भवन, पांचवें में वाणिज्यिक भवन आदि। इस प्रकार की 63 लेयर तक बनाई जा सकती हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें जो भौगोलिक सूचना तंत्र होते हैं, जीआईएस नक्शा होता है, इस तरह से इसका निर्माण किया जाए, जो मैप का निर्माण किया जाता है इस तरह से निर्माण किया जाए कि एक लेयर में शहर की सड़कें हो जाएं और दूसरी लेयर में पाइपलाइन हो जाए, तीसरी लेयर में ड्रेनेज हो जाए, चौथे में आवासीय भवन हो जाए, पांचवें में वाणिज्यिक भवन हो जाए। इस तरह से जब मैप का निर्माण किया जाएगा तो हमें जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मर्ज करके इस तरह से बनाया जाएगा। उस पार्ट को हम उठाकर देख लेंगे, उसके बारे में एक व्यवहारिक तरह से उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। और उसमें बताया गया इस तरह से जो लेयर्स बनाई जा सकती हैं वो 63 लेयर्स तक बनाई जा सकती है। कितनी लेयर्स? 63 लेयर्स तक बनाई जा सकती हैं। इस प्रकार की 63 लेयर्स तक बनाई जा सकती है। नक्शे का व्यवहारिक प्रयोग करते समय कंप्यूटर स्क्रीन पर अथवा प्रिंट आउट में नक्शे में वही सूचनाएं दिखाई देंगी जिससे हम उस समय हमारी रुचि होगी। इस प्रकार जीआईएस के माध्यम से विभिन्न प्रकार के विषयगत नक्शे थीमेटिक मैप्स प्राप्त किए जा सकते हैं। फिर से एक बार देखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। जीआईएस नक्शे में लेरिक्स का क्या अर्थ होता है, इसका क्या लाभ है। जीआईएस नक्शे में अर्थात भौगोलिक सूचना तंत्र में बहुत सारी सूचनाएं सुरक्षित रखी जा सकती हैं। व्यवहारिक प्रयोग में सामान्यतः एक समय में एक अथवा दो सूचनाओं की भी आवश्यकता होती है। अतः यदि ऐसे नक्शे का प्रयोग किया जाता है जिसमें सारी सूचनाएं हो तो जिस विषय हेतु नक्शे का अध्ययन उस समय किया जा रहा होता है उसका परीक्षण अत्यंत कठिन हो जाता है। अतः अलग अलग तरह की सूचनाएं अलग अलग लेरिक्स में एकत्रित की जा सकती हैं और आवश्यकता अनुसार एक अथवा एक से अधिक लेरिक्स को मर्ज करके देखा जा सकता है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया, इस तरह से जब निर्माण किया जाएगा तो अलग अलग बनेगा लेकिन एक में ही बनाया जाएगा। हमें जिस भी पोर्शन की जरूरत होगी उसको उठाएंगे और उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लेंगे। यही बात बताइए, एक अथवा एक से अधिक लेयर्स को मर्ज करके देखा जा सकता है। उदाहरण, एक लेयर में शहर की सड़कें हो सकती हैं, दूसरी लेयर में पाइपलाइन, तीसरी लेयर में ड्रेनेज, चौथे में आवासीय भवन, पांचवें में वाणिज्यिक भवन आदि। इस प्रकार 63 लेयर्स तक बनाई जा सकती है। नक्शे का व्यवहारिक प्रयोग करते समय कंप्यूटर स्क्रीन पर अथवा प्रिंट आउट में नक्शे की वही सूचनाएं दिखाई देंगी जिसमें हम उसमें हमारी रुचि होगी। इस तरह से हम लोग नक्शे को तैयार करेंगे तो प्रिंट आउट में नक्शे में वही सूचनाएं हम लोग देखेंगे जिसमें हमारी रुचि होगी। जिस भी पोर्शन की जरूरत होगी उस पोर्शन को उठाकर हम लोग उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के विषयगत नक्शे थीमेटिक मैप्स प्राप्त किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, संपत्ति करारोपण हेतु जीआईएस नक्शे की विभेदन क्षमता कितना होना चाहिए। संपत्ति करारोपण हेतु जीआईएस नक्शे अर्थात भौगोलिक सूचना तंत्र में जो नक्शे की विभेदन क्षमता होती है, रिजोल्यूशन कितनी होती है। आप लोग विभेदन क्षमता जानते होंगे। इस तरह से जो पिक्चर्स होते हैं जितने नज़दीक होंगी उतना स्पष्ट हमें पिक्चर्स दिखाई देता है। तो वही बात यहाँ पे कही गई है। संपत्ति करारोपण हेतु जीआईएस नक्शे की विभेदन क्षमता रिजोल्यूशन कितना होना चाहिए। तो आप लोगों को बता दूं, समानता 50 सेंटीमीटर या फिर इससे अधिक विभेदन क्षमता जो है नक्शे संपत्ति करारोपण हेतु उपयुक्त माने जाते हैं। और अगर इससे अधिक भी मिले तो जितना अधिक मिले उतना प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसमें देखते हैं संपत्ति करारोपण हेतु जीआईएस नक्शे की विभेदन क्षमता कितना होना चाहिए। समानता 50 सेंटीमीटर या इससे अधिक विभेदन क्षमता नक्शे संपत्ति करारोपण के कार्य हेतु उपयुक्त समझे जाते हैं। व्यय को सीमित रखते हुए जितनी अधिक से अधिक विभेदन क्षमता प्राप्त की जा सकती है उतना प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। संपत्ति करारोपण हेतु जीआईएस नक्शे के लिए विभेदन क्षमता 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर इससे अधिक भी मिले तो उससे अधिक भी लेने का प्रयास करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। उत्तर प्रदेश किस अक्षांशवाद देशांतर के मध्य स्थित है। आप लोग बता दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश किस अक्षांशवाद देशांतर के मध्य स्थित है। आप लोग बता दो, उत्तर प्रदेश लगभग 23 अंश नॉर्थ से 31 अंश नॉर्थ और ईस्ट की बात करें तो 77 अंश ईस्ट से
85 अंश तक है। कहाँ पे? ईस्ट में स्थित है। उत्तर प्रदेश 23 अंश नॉर्थ से 31 अंश नॉर्थ और ईस्ट में 77 अंश से 85 अंश तक स्थित है। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उत्तर प्रदेश किस अक्षांश और देशांतर के मध्य स्थित है? इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश लगभग 23 अंश नॉर्थ से 31 अंश नॉर्थ के अक्षांश, अर्थात नॉर्थ का मतलब होता है उत्तरी लेटीट्यूड, तथा 77 अंश ईस्ट तथा 85 अंश ईस्ट के देशांतर के मध्य स्थित है। इस प्रकार दशमलव डिग्री, डेसिमल डिग्री की किस हद तक शुद्धता जीआईएस सर्वेक्षण में आवश्यक होगी, इसे निर्धारित किया जा सकता है। फिर से देखें एक बार। उत्तर प्रदेश लगभग 23 अंश नॉर्थ से 31 अंश नॉर्थ अक्षांश तथा 77 अंश ईस्ट से 85 अंश ईस्ट के देशांतर के मध्य स्थित। इस प्रकार दशमलव डिग्री, डेसिमल डिग्री की किस हद तक शुद्धता जीआईएस सर्वेक्षण में आवश्यकता होगी, उसे निर्धारित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्थानिक विभेदन और वर्णक्रमीय विभेदन के बीच क्या अंतर है? स्थानिक रिजोल्यूशन को हिंदी में विभेदन कहा जाता है। स्थानिक रिजोल्यूशन इस बात का माप है कि पिक्सल के आधार पर किसी छवि की वस्तुएं कितनी विस्तृत की जा सकती हैं। स्थानिक विभेदन अर्थात स्थानिक रिजोल्यूशन इस बात का माप है कि पिक्सल के आधार पर किसी छवि को कितनी विस्तृत की जा सकती है, कि इस तरह से जो पिक्सल होती हैं जितनी नज़दीकी होंगी उतना, अगर आप लोग फोटो को बड़ा करेंगे तो आपकी पिक्सल्स अगर नज़दीक होंगी तो उतना साफ दिखाई देगा। जबकि वर्णक्रमीय रिजोल्यूशन अर्थात वर्णक्रमीय विभेदन वर्णक्रमीय बैंड की संख्या और चौड़ाई के आधार पर एक बैंड में वर्णक्रमीय विवरण की मात्रा है। फिर से एक बार देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। स्थानिक विभेदन और वर्णक्रमीय विभेदन के बीच का अंतर है। स्थानिक रिजोल्यूशन इस बात का माप है कि पिक्सल के आधार पर किसी छवि की वस्तुएं कितनी विस्तृत है, जबकि वर्णक्रमीय रिजोल्यूशन वर्णक्रमीय बैंड की संख्या और चौड़ाई के आधार पर एक बैंड में वर्णक्रमीय विवरण की मात्रा है।